नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम आपको लिए चलते हैं CISF क्लास 23 अनुपात और समानुपात। जैसा कि आप 22 क्लासों को देख चुके हैं और 22 क्लासों में आपने बहुत कुछ सीखा है। उसी सीरीज को 75 क्लास सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें क्लास नंबर 23 हम लाए हैं अनुपात और समानुपात की। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्लास में 2 से 4 बजे के बीच में आपको क्लासेज मिल जाती हैं डेली बेसिस। आप वहाँ जाकर अपना CISF की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए पहला क्या कहा गया है वो समझ लीजिए। कुछ चीज़ें, कुछ डेफिनेशंस हमने जो है इंक्लूड किए हैं आपके लिए स्पेशली, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है अनुपात समानुपात से वो बहुत बेस क्वेश्चन पूछा जाता है। और आजकल बेसिक का आलम ये है कि अगर आपने कहीं भी थोड़ा सा भी बेसिक को टच नहीं किया, वहीं से क्वेश्चन बन गया तो पता चली कि पूरा सारी रात आलू पकाए फिर भी कच्चे रह गए। तो ऐसा नहीं हो कि आपने अनुपात समानुपात को बहुत कुछ पढ़ा हो और डेफिनेशंस को आप नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल पेपर बहुत बारीक पूछ रहा है, बहुत माइनर पूछ रहा है, बिल्कुल बेस जाके पूछ रहा है। तो चलिए हमने कुछ उसी में से सीरीज़ तैयार की है कि जिस तरीके से। और देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुपात समानुपात के लिए अगर आप बैकअप क्लासेज चाहते हैं तो आप जब मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, स्टैंडर्ड कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर या स्टैंडर्ड क्लासेज जो नाम हो गया है, उसमें जाएंगे तो प्लेलिस्ट मिलेगी कॉम्पिटिटिव मैथ। उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो अनुपात समानुपात की आपको बैकअप क्लासेज मिल जाएंगे। वहाँ से आप क्लासेज करके अपने आप को और बूस्ट कर सकते हैं। और कैसा पेपर पूछा जाता है CISF में, वहाँ से हम आपको बताते हैं, लिए चलते हैं। चलिए सामने लिखा हुआ है अनुलोम अनुपात। हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, अनुलोम अनुपात क्या है, प्रतिलोम अनुपात क्या है, बाकी सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो समझिए अनुलोम अनुपात, दो राशियाँ इस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हो कि एक के बढ़ने पर दूसरी भी बढ़े और एक के घटने पर दूसरी भी घटे, तो दोनों राशियों के बीच अनुलोम अनुपात होता है। यानी दो राशियाँ इस प्रकार एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इस प्रकार रिलेटिव हैं, एक दूसरे के इस तरह से रिश्तेदार हैं कि एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक घटा तो दूसरा भी घटेगा। जैसे दूरी चाल समय में चाल को बढ़ाने पर दूरी भी बढ़ेगी और चाल को घटाने पर दूरी भी घटेगी। कब घटेगी? जब आप समय को कांस्टेंट रखेंगे। मान के चलिए आप 1 घंटा यात्रा करेंगे। क्या करेंगे? 1 घंटा यात्रा करेंगे, ठीक है। अब आपने तो दूरी बराबर, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये आप फॉर्मूला पढ़ते हैं। अब देखिए समय को आपने मान लिया, समय कितना है? 1। समय कितना है? 1। तो चाल बराबर क्या हो गई? चाल बराबर दूरी हो गई, ठीक है। अब देखिए अगर आप वो कह रहे हैं कि चाल को बढ़ाने पर दूरी भी बढ़ जाएगी, अगर चाल बढ़ी तो दूरी बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है कि चाल के जैसे अगर मान चलो 40 किलोमीटर पर आवर चाल है तो दूरी भी, क्योंकि दोनों बराबर है, 40 किलोमीटर पर आवर से ये 40 किलोमीटर हो गई। अगर हम इसे 50 किलोमीटर पर आवर कर दें तो देखिए ये भी 50 हो जाएगी, 50 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटा में वो 50 निकालने लगेगी। अगर मैं इसे 30 किलोमीटर पर आवर कर दूँ, घटा दूँ, तो मुझे ये भी घट के मिल जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। अनुलोम समानुपात का मतलब ये होता है कि जब एक अमाउंट को बढ़ाया जाए तो दूसरी अमाउंट बढ़ जाए और जब दूसरी अमाउंट को घटाया जाए तो दूसरी अमाउंट भी घट जाएगी। देखिए और भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे, आप समझिए ज़रा कि अगर मान के चलो 1 किलो चीनी 20 रुपये की आती है, ठीक है। 1 किलो चीनी 20 रुपये की आती है तो 2 किलो चीनी, देखो यहाँ मात्रा बढ़ी तो यहाँ कितने, यहाँ भी पैसे बढ़ गए, 40 रुपये की हो गई। यहाँ 3 किलो हुई तो यहाँ भी कितने हो गए, 60 रुपये हो गई। अब बढ़ रही है ना, यानी मात्रा और कीमत, जैसे जैसे मात्रा बढ़ेगी ऐसे ऐसे कीमत बढ़ जाएगी। और अगर जैसे जैसे मात्रा को घटाएंगे तो कीमत भी, कुल कीमत भी घटती चली जाएगी। तो ये कैसा अनुपात हुआ? अनुलोम अनुपात हुआ। अब देखिए अगर आपने मजदूरों की संख्या, ठीक है, काम को फिक्स रखिए और आवर्स को मैं उतना रखूं और काम रखूं, तो आप देखिए काम का समय, इसको देखिए। अब इसमें क्या हो रहा है? मजदूरों की संख्या 1 है तो मान के चलिए 1 घंटा लगता है, 2 हुआ तो मान के चलिए आधा घंटा लगेगा। अब यहाँ से देखिए इधर तो ये बढ़ा, प्लस हुआ, ठीक है, और इधर क्या हुआ? माइनस हुआ। मतलब ये दोनों अनुलोम अनुपात नहीं है। ये दोनों क्या नहीं है? अनुलोम अनुपात नहीं है। क्यों नहीं है अनुलोम अनुपात? के अनुलोम अनुपात ये कहता है कि अगर एक राशि को बढ़ाया जाए तो दूसरी राशि
बढ़नी चाहिए ना कि घटनी चाहिए। और यहाँ देखिए, यहाँ बढ़ाया गया है, 1 का 2 हुआ है, तो यहाँ समय घट गया है। आप समझिए, तो मतलब ये अनुलोम अनुपात नहीं हो सकता। मजदूरों की संख्या और काम का समय दोनों एक दूसरे के अनुलोम अनुपात नहीं होंगे। क्लियर है? तो आप इस तरीके से समझे अनुलोम अनुपात को कि अनुलोम अनुपात है क्या। बहुत जगह CISF में फिजिक्स चैप्टर में भी ये पूछता है और अलग अलग जगह भी ये पूछता है। तो चलिए उसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार दूसरा जो भाग है वो है प्रतिलोम अनुपात। जैसे मैंने अभी बताया, मजदूरों की संख्या, भाई मजदूरों की संख्या और आगे हम ले लें काम का समय। तो ये क्या है, वो कह रहे हैं कि पढ़ के देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। दो राशियाँ एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हो कि एक को बढ़ने पर दूसरी घटे अथवा एक को घटाने पर दूसरी बढ़े। यानी अगर आप एक को घटा रहे हैं तो दूसरी बढ़नी चाहिए, दूसरी को बढ़ा रहे हैं तो पहली घटनी चाहिए। दोनों में प्रतिलोम अनुपात होगा। जैसे चाल दूरी बटे समय में यदि समय को घटाया जाए तो चाल बढ़ जाएगी और यदि समय को बढ़ाया जाए तो चाल कम होगी। इसी प्रकार समय बराबर दूरी बटे चाल में चाल अधिक रहने पर समय कम लगेगा और चाल कम होने पर समय अधिक लगेगा। इस प्रकार चाल और समय में प्रतिलोम अनुपात होगा। तो देखिए, अब एक तो ये यहाँ से एग्जाम्पल मिल गया, एक आपको यहाँ से मिल गया। मजदूरों की संख्या एक घंटे में करती है, तो 2 जो है सीधी सी बात है उसको कम समय में करेगी, 1/2 में करेगी। देखो यहाँ आपने प्लस किया, यहाँ माइनस हुआ। क्लियर? और देखिए मैं यहाँ भी ले लेता हूँ, चाल बराबर आपने पढ़ा है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब मैं दूरी को कर देता हूँ फिक्स, दूरी को कर देता हूँ मैं फिक्स। अब देखिए, मैंने अगर समय को 1 घंटा रखा तो कोई भी चाल है, मान के चलिए ये, ठीक है, एक पर मान के चलिए मैं सपोज दैट कर लेता हूँ 2 की चाल है, तो 2 घंटा जैसे ही होगा तो दूरी फिक्स है, 2 की चाल तब आई कि दूरी 2 थी, तो 2 से 2 भाग लगाया तो चाल 1 की हो जाएगी। मतलब यहाँ आपने देखिए प्लस किया है तो यहाँ आपका क्या हुआ है, माइनस हुआ है। जब आप एक राशि को प्लस दूसरी को माइनस करें तो इस तरह की कंडीशन में एक प्लस होने पर दूसरी माइनस हो जाए, दूसरी माइनस होने पर एक प्लस हो जाए, तो इस तरह के संबंध को हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम अनुपात संबंध कहते हैं। और बहुत जगह ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहां हमको समझना है, और ख़ासकर जब हम यूनिटरी लॉ अप्लाई करते हैं तो वहाँ ये बहुत आसानी से पूछा जाता है। ठीक है ना बेटा? बेस आपको क्लियर करना होगा। मतलब जो देखिए, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिए देता हूँ कि जिन जिन फॉर्मूलों में, ध्यान से समझना, जिन जिन फॉर्मूलों में A=m इस तरह की कंडीशन मिलेगी, सामने से सामने रहेगा, वो सब अनुलोम होंगे। वो सब क्या होंगे? अनुलोम होंगे। और A=1/m मिलेगा, ऊपर का कांस्टेंट होगा, तो ये सब प्रतिलोम होंगे। ध्यान से समझ लीजिए, यानी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा तो प्रतिलोम मिलेगा, और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो अनुलोम मिलेगा। समझ आया? यानी अनुलोम जितने भी फॉर्मूले बनाएंगे, K=1/2mv²। देखिए ये क्वेश्चन वो है, काइनेटिक एनर्जी का है फिजिक्स में। आप कहेंगे मैथ में कहाँ से फिजिक्स पढ़ाने लगे, कोई दिक्कत नहीं, मैथ सबकी जननी है। K=1/2mv²। तो मैं कांस्टेंट टर्म को तो मैं यूज करता नहीं, m बढ़ेगा तो भी K बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अगर मास बढ़ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और v बढ़ेगी तो भी K बनेगी, क्योंकि K के डायरेक्ट सामने वो चीज़ें दी हुई हैं। देख रहे हैं ना, K के डायरेक्ट फॉर्मूले में m और v उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल दी गई हैं। और जब जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं मिलेगा, आपको चीज़ें अलग तरीके से मिलेंगी। T=2π कुछ ऐसा होता है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, √L/g। समझिए ज़रा, अब समझिए, T और G का रिलेशन ऐसा होगा, G अगर बढ़ा तो T घटेगा, G अगर बढ़ा तो T घटेगा, और G अगर घटा तो T बढ़ जाएगा। तो मतलब आप समझिए कि जब जब वो फॉर्मूले में नीचे जाएगा, जब जब वो फॉर्मूले में नीचे जाएगा, तब तब वो ऐसा होगा। और L के रेस्पेक्ट में T बढ़ता रहेगा। अगर L बढ़ी तो T डायरेक्ट बढ़ जाएगा, L घटी तो T डायरेक्ट घट जाएगा। सामने वाला अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थिंग अगर आपको दी हुई हो तो वो सीधा इफेक्ट करती है आपके क्वांटिटी पर, ठीक है। और अगर वो बटे में दे रखी हो, नीचे दे रखी हो, डिनोमिनेटर में दे रखी हो, तो वो जो है इफेक्ट नहीं करेगी। ये आप समझिए, डायरेक्ट नहीं इफेक्ट करेगी, ये वो रिवर्स इफेक्ट करेगी, घटने पर बढ़ेगी और बढ़ने पर घटेगी। तो आप आज के बाद जब आपको ये अनुलोम प्रतिलोम पर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बेस क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कोई फार्मूला पूछ लिया जाए, कोई रिलेशन पूछ लिया जाए, इट मीन्स आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और डेफिनेशंस के साथ।
मिश्रित अनुपात। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और CISF में तो विशेष ध्यान देने वाली बात है मिश्रित अनुपात में। मिश्रित अनुपात क्या कह रहा है? दो या दो से अधिक अनुपातों के प्रथम पदों का गुणनफल, दो या दो से अधिक अनुपातों के, दो से कम पे नहीं चलेगा, दो या दो से अधिक अनुपातों के प्रथम पदों का गुणनफल और द्वितीय पदों के गुणनफल में जो अनुपात होगा उसे मिश्रित अनुपात कहते हैं। एक्चुअल में मिश्रित अनुपात का हम मतलब कुछ और लगा लेते हैं। जब हम नहीं पढ़ते डेफिनेशन तो हम प्लस वाला भी मिश्रित अनुपात बना देते हैं, माइनस वाला भी मिश्रित अनुपात बना देते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें हम बना देते हैं। तो ये हमें समझने वाली बात है, ये हमें समझने वाली बात है। तो अब आप मिश्रित अनुपात को देखिए, जैसे 3 1 1 2 4 3 का मिश्रित अनुपात कितना होगा? ठीक है, अब आप देखिए कि हमारे पास तीन अनुपात है, 3 1 1 2 और 4 3। ठीक है, 3 अनुपात मेरे पास हैं। तो तीनों अनुपात में मैं क्या करूं कि तीनों अनुपात में पहले टर्म की गुना ऐसे 3 चौक 12 और इनकी गुना 3 दूनी 6। समझ आया ना? मैं पहले पद की पहले पदों के साथ गुना करूंगा, दूसरे पद की मैं दूसरे पदों के साथ गुना करूंगा। क्लियर है? तो अब 6 से ये एक बार और 6 से ये 2 बार, तो 2:1 मेरा अनुपात बन गया मिश्रित अनुपात। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? कोई दिक्कत? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मिश्रित अनुपात की डेफिनेशन जो है वो ये आपको अब समझ आ गई होगी। कोई भी अनुपात हो, मैं 2 का ले लूँ, 3 का ले लूँ, 4 का ले लूँ, 5 का ले लूँ, कितना भी हो, मिश्रित अनुपात मैं बड़े आसानी से बता सकता हूँ कि मैं पहले पदों का पहली बार में गुना, दूसरे पदों की दूसरी बार में गुना करके मैं मिश्रित अनुपात को बता पा रहा हूँ। बहुत अच्छे से आप समझे होंगे। चलिए, ठीक है ना बेटा? बेस को ज़रूर आप क्लियर कर लें। और देखिए, मैंने आपको बताया है कि जिनका बेस क्लियर हो जाएगा उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन बड़ी चीज़ नहीं होती, नॉलेज बड़ी चीज़ होती है। आप तैयारी बेहतर तो करके देखिए। आप क्या है, क्वेश्चन को रटने पर लगे रहते हैं। क्वेश्चन में अगर जरा सा भी डिफरेंस कर दे एग्जामिनर तो आप रुक जाते हैं, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, आपने वो बेस पढ़ा ही नहीं है, आपने वो बेस बनाया ही नहीं है। आप मंजिल पे मंजिल बनाते चले जा रहे हैं। भूकंप के छोटे से झटके ने उसको ख़त्म कर दिया, यानी थोड़ी सी क्वेश्चन को इधर से उधर। अब उन्होंने देखिए अगला डेफिनेशन में लाया वर्गानुपात, डुप्लीकेट। किसी अनुपात के प्रत्येक पदों के वर्गों से बना अनुपात वर्गानुपात होता है, डुप्लीकेट होता है। जैसे 4 5 का वर्गानुपात 16 25 होगा। यानी 4 5 का डुप्लीकेट अगर पूछें, वर्गानुपात अगर वो पूछें, ठीक है, तो वर्गानुपात में क्या होगा कि आप इसको स्क्वायर करेंगे, ऐसे स्क्वायर करेंगे। 4 चौक 16, 5 पंजे 25, जो भी आपको अमाउंट दे रखी हो। आप 3 2 का वर्गानुपात पूछें, 2 गुना अनुपात भी यही होता है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। अगर देखिए इसका एक और नाम क्या है, 2 गुना अनुपात। 2 गुना अनुपात, ध्यान देने वाली बात यह है कि भैया 2 गुना अनुपात भी आप ये समझें, इसका 2 गुना अनुपात 6 और 4 नहीं होगा। समझिए, 2 गुना अनुपात का मतलब भी क्या है कि आप उसको स्क्वायर ही करेंगे, क्योंकि ये तो अगर इसको सिंपल करें तो यही आंसर लौटेगा। और ऐसा कुछ औचित्य होता नहीं है रेशो में, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन ही रेशो का प्रॉपर्टी है। अगर वो सिंप्लीफाई नहीं है तो वो रेशो नहीं माना जाएगा। इस बात को आप समझिए। यानी आप 3 2 का डुप्लीकेट अनुपात ये नहीं बता सकते। डुप्लीकेट अनुपात 6 4 नहीं हो सकता। आप 2 की गुना, 3 की गुना, 4 की गुना, 5 की गुना, 6 की गुना नहीं कर सकते। इट्स फिक्स आइडियोलॉजी। समझे? तो 2 गुना अनुपात कहे या वर्गानुपात कहे तो आप इस तरीके से करेंगे। चलिए आगे और मैं डेफिनेशन लिए चलता हूँ। आधा अनुपात देख लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है आधा अनुपात। आधा अनुपात सब डुप्लीकेट रेशो, किसी अनुपात के प्रत्येक पदों के वर्गमूलों में जो अनुपात होता है, समझिए, प्रत्येक पद के वर्गमूलों में जो अनुपात होता है उसे आधा अनुपात कहा जाता है। जैसे 9 16 का आधा अनुपात 3 4। 9 16 का आधा अनुपात मैंने बहुत बच्चों को आधा आधा करके ऐसे लिखा है 4.5 और रेशो 8। बेटा कभी भी पॉइंट में रेशो नहीं मानने होता, लेकिन हमने जैसे ही आधा किया तो हम आधा कर देते हैं। अब वो अगर मान के चलिए आधा इस तरीके से पूछने लगा तो गड़बड़ होगी। आपको क्या करना है कि आधा अनुपात का मतलब है अनुपातों का अंडर रूट, अनुपातों का अंडर रूट। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 3 और यहाँ से 4 आ गया। कोई दिक्कत हो रही हो, कोई हेजिटेशन हो रही हो तो बताइए ज़रा मुझे।
आधा अनुपात समझने में कोई दिक्कत हो, सब डुप्लीकेट रेशो समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझे बताइए। मैं जहाँ तक समझता हूँ रेशो में आधे का गुना का कोई औचित्य नहीं होता। रेशो में गुना का और आधे का भाग का कोई औचित्य नहीं होता है। आप स्क्वेयर करिए, आप अंडर रूट करिए, आप क्यूब करिए, आप पावर 4 करिए, इट्स और ऑल आर वैलिड। बट आप इसको ऐसे करके आधा करिए, नॉट वैलिड, ये वैलिड ही नहीं होगा। नाम बेशक उन्होंने आधा अनुपात कह दिया है, आप 3/3 रेशो 4 का 2 गुना करने लगे तो ये 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ये मानना ही नहीं होगा। इसका दोगुना अनुपात होगा 3 3 9 और 4 चौक 16। तो आप इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको कि इस तरीके से चीज़ें हैंडल हो रही हैं। समझ आ रहा है ना? आप क्या ये नहीं चलेगा कि आप आधे अधूरी तैयारी करके और सोचें कि मैंने जगह जीत लिया। जगह नहीं जीता जा सकता। समझ आ गया आधा अधूरा ये जो है आधा अनुपात क्या है? चलिए इसके बाद 13 अनुपात, अभी जो आपसे बात कर रहे थे। 13 अनुपात क्या कहता है? ट्रिप्लिकेट रेशो, किसी पद के घनों से बना अनुपात, किसी पद के घनों से बना अनुपात 13 अनुपात कहलाता है। जैसे 3 4 का 13 अनुपात, 3 3 9 3 27, 4 चौक 16 चौका 64। समझे ना कितना आसान हो रहा है, कितना आसान हो रहा है। आप ये समझिए 13 अनुपात का मतलब 13 अनुपात को हम 3 गुना भी कहेंगे। क्या कहेंगे? 3 गुना अनुपात। ध्यान से समझ लीजिए। बहुत लोग आपको बहुत चीज़ें रटा रहे हैं और मैं कहता हूँ कि रटना नहीं है, समझना है, पढ़ना है। 3 गुना अनुपात, 3 गुना अनुपात 3 4 है तो इसका 3 गुना क्या होगा? 3 पावर 3, 3 3 9 3 27 और 4 चौक 16 चौका 64। किसी का भी 3 गुना निकालना हो, 2:5 का निकालना हो 3 गुना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 पंजे 25 पंजे 125। यानी ये 3 गुना या 13 अनुपात होंगे, ये 3 गुना या 13 अनुपात होंगे। ना कि 3 गुने का मतलब ऐसे गुना करके 3 की और 4 में गुना करके 3 की। बहुत मैंने लिखते देखा है 3 3 9 और 4 चौक 4 3 12, 9 और 12 3 गुना अनुपात लिखते हैं, जो कि टोटली गलत है। ये क्या है? टोटली गलत। मैं इसको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, आप समझ लीजिए। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत हो सकती है क्या? दिक्कत अगर आप बेस नहीं समझेंगे तो 3 गुना अनुपात 13 अनुपात 3 गुना अनुपात मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप गुना करेंगे 3 की। जब आपने पढ़ाई नहीं है तो 3 गुना का मतलब यही तो सीखते आए हैं कि 3 की गुना कर दीजिए, हैं? और क्या करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, तिहाई अनुपात, तिहाई अनुपात बता दीजिए। चलिए सब ट्रिप्लिकेट रेशो, ठीक है ना? किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनमूलों से बना अनुपात। इस बार घनमूल कह दिया। मैंने कहा अगर वो तिहाई चौथाई ऐसे कह दे, 5वां भाग 6वां भाग 7वां भाग 8वां भाग, उतने ही पावर उसकी फ्रैक्शन में ले जाएंगे। घनमूल बना देंगे, वर्गमूल बना देंगे। समझ आ रहा है ना? तो आप इन तरह की चीज़ों को सबको एकदम ओके करके जानिए और पहचानिए। ठीक, इन सब तरह की चीज़ों को आप जानिए और पहचानिए। बस आपने अगर डेफिनेशन समझ ली, तिहाई अनुपात क्या करेंगे कि जो हमारे पास मान के चलिए 64 125 इन्होंने लिखा है, तो इसका मैं क्या करूँ? तिहाई अनुपात है तो क्यूब रूट ले लूँगा। क्या ले लूँगा? क्यूब रूट। इसका 4 और इसका क्यूब रूट हो गया 5, तो 4 5 हो गया। मुझे तिहाई अनुपात में मुझे क्या करना है? मुझे क्यूब रूट निकाल देना है। मुझे क्या करना है? क्यूब रूट निकाल देना है। बताइए आप जरा, किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अब आप आसानी से कर पाएंगे। 8 और मैं 27 दे दूँ आपको का तिहाई अनुपात बताइए, का तिहाई अनुपात बताइए। तो तिहाई अनुपात देखिए, 8 का कितना तिहाई अनुपात? 2। भाई 2 की पावर 3 8 होता है, और 27 का कितना? 3। तो इसका तिहाई अनुपात क्या हो गया? 2:3 तिहाई अनुपात हो गया। क्योंकि मैंने इसका क्या निकाला है? क्यूब रूट। मैंने इस रेशो का क्या निकाला है तिहाई अनुपात के लिए? क्यूब रूट ऑफ रेशो निकाला है, जो आगे चल के तिहाई अनुपात मुझे कह रहा है। चलिए आगे बढ़ो, समझ आ रहा होगा ना डेफिनेशन से। चलिए समानुपात की बात करेंगे। अब 2 अनुपातों की जब हम कंपेयर करते हैं, इन्होंने डेफिनेशन में क्या लिखा है? यदि 2 अनुपात परस्पर समान हो और उनके चारों पद समानुपाती कहलाते हैं। जैसे 2 अनुपात परस्पर समान हो,
जैसे A/B इक्वल टू C/D, तो ABCD परस्पर समानुपाती कहे जाएंगे। इनको इस प्रकार लिखा जाता है A/B समानुपात साइन C/D। यहाँ B और C को मध्य पद और A और D को बाह्य पद कहा जाता है, D को चतुर्थानुपाती कहा जाता है। समानुपात की अनिवार्य शर्त होती है मध्य पदों का गुणनफल इक्वल टू बाह्य पदों का गुणनफल। अब एक बात बताइए, इन्होंने A/B इक्वल टू C/D दिया हुआ है, क्या ये 2-3 इक्वल टू 2-3 होगा? तब तो मुझे पहचान ही आ रहा है। फिर इसमें ऐसा मैंने नया क्या किया, मतलब ये इक्वलनेस पता है ना आपको। इक्वलनेस का मतलब क्या है, 2-3 है तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये है, इसको इक्वलनेस कह रहे हैं। अब भाई ये तो इक्वल थे तो हम इनको 2 गुना अनुपात थोड़े ना कह सकते थे। तो 2 गुना अनुपात समझ आ रहा है ना कि 2 गुना अनुपात का मतलब क्या है, आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 गुना अनुपात अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ये आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करने पे तो इक्वलनेस आ रही है। समानुपात कह रहा है कि इक्वलनेस है, देखो इक्वल है कि नहीं। और इक्वल समानुपात का मैंने साइन लगाया 4-6। कंडीशन क्या है, मध्य पदों की गुणा, मध्य पद 3 चौक 12 और बाह्य पदों की गुणा 3 6 दूनी 12 बराबर होगी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 2 3 और 4 6 नॉट आर डिस्टिंक्ट, नॉट आर डिस्टिंक्ट, इट ऑलवेज इक्वल। ये हमेशा इक्वल है, ना कि ये अलग अलग। समानुपात की डेफिनेशन करिए, तो इसका मतलब ये है कि जब अनुपात में आप किसी अंक की गुणा कर देते हैं तो अनुपात चेंज नहीं माना जाता, जो आप गलती करते हैं। यूपी पुलिस 2018 का पेपर उठा के देखिए आप, अनुपात समानुपात पर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, 2 गुना अनुपात की वहाँ बात की गई थी, 3 गुना अनुपात की, माफ कीजिए 3 गुना अनुपात की वहाँ बात की थी। सब बच्चों ने 3 गुना अनुपात का मतलब 3 गुना करके किया। मैं ये कहता हूँ कि गुना करने पर, भाग करने पर अनुपात नेवर चेंज, अनुपात कभी चेंज नहीं माना जाता। 2 3 की इक्वलनेस ये है कि 2 3 4 6 दोनों बराबर हैं। और कर लीजिए, 3 की गुना करके 3 दूनी 6, 3 3 9 कर दूं तो भी ये बराबर है। 4 की गुना करके 4 दूनी 8 और 4 3 12 कर दूं तो भी ये बराबर है। मतलब गुना और भाग कभी इफेक्ट डालती ही नहीं है उसकी इक्वलनेस पर। तो समझिए ज़रा। तो अब आप समझ गए होंगे 2 गुना 3 गुना की बात जो हम कर रहे थे, समानुपात ने उसको क्लियर कर दिया। अब देखिए वितत अनुपाती, वितत अनुपाती किसको कहते हैं, कंटिन्यू प्रोपोर्शन। यदि 3 राशियाँ ए बी सी इस प्रकार हों कि ए बी देन दे इक्वल टू बी सी, ये देखिए, तो तीनों में वितत अनुपात होता है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन होता है। और कंटिन्यू प्रोपोर्शन में आपको अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है ना, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब तृतीया अनुपाती, तृतीया अनुपाती। तो तृतीया अनुपाती बेटा निकालते कैसे हैं, देखिए ज़रा। अब मुझे ये पढ़ाया गया है कि बाहर की बाहर गुना, अंदर के अंदर गुना, तो मैंने बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी लिखा, बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी लिखा। अब मुझे चाहिए सी की वैल्यू, मुझे चाहिए सी की, बीच का चाहिए होता तो बी निकाल देता, क्योंकि मध्यानुपाती चाहिए तो मुझे ये निकाल देता। तो सी इक्वल टू क्या हो गया, देखिए बी स्क्वेयर ओवर ए, मतलब ये आपके थर्ड अनुपाती की वैल्यू होगी। ये हमेशा वितत अनुपात कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, ये वितत मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन के पार्ट होते हैं। तो समझ लीजिए ज़रा, उन्होंने कहा ना ए बी बी सी इस तरह से है तो सी की वैल्यू निकालनी, तो आपको ये मिल जाता, ठीक है। ए की वैल्यू निकालनी होती, कुछ भी निकाल सकते हैं आप अगर आपने बेस को समझाओ। वितत अनुपाती में होता है कि भाई मैं जो दूसरा अमाउंट है उसको ही आगे बढ़ाऊं, फिर जो तीसरा आया उसको बढ़ाऊं, फिर तीसरे को बढ़ा के चौथे के साथ जाऊं, चौथे को बढ़ाकर पांचवें के साथ जाऊं, ऐसे 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 मैं एक एक बढ़ा के चला जाता हूं। यानी अगर एक रेशो से दूसरे रेशो में रिपीट होता है, एक रेशो से दूसरे रेशो में रिपीट होता है, इट मीन्स इट कॉल बी ए वितत अनुपात कंटिन्यू प्रोपोर्शन कहलाता है। समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, ये क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। मध्य अनुपाती, पहला नाम आया मध्य अनुपाती। अब भाई इन्होंने कंटिन्यूस उसमें है, और मध्य अनुपाती का मतलब है कि बीच में। देखिए ध्यान दीजिए कि 2 नंबर है मेरे पास, ए एंड बी, ए एंड बी मेरे पास 2 नंबर है। उन्होंने कहा कि भाई मध्य अनुपाती बताइए, क्या बताना है आपको, मध्य अनुपाती बताना है। अब आप ध्यान से समझने वाली बात है कि मुझे मध्य में कोई नंबर प्रोड्यूस करना है सी,
मैंने जो है मध्य में कोई नंबर प्रोड्यूस कर दिया सी। अब ध्यान देने वाली बात है कि बाहर की बाहर गुना, अंदर की अंदर गुना, ये प्रोड्यूस है। मुझे इसी सी की वैल्यू चाहिए, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। भाई यही तो है, सी में सी की गुना सी स्क्वायर, बाह्य पद की गुना इक्वल टू मध्य पद की गुना, तो सी यहाँ से क्या हुआ, अंडर रूट ए बी। अब आपको ये क्लियर हुआ कि अगर आपको किसी दो संख्याओं का मध्य अनुपाती निकालना है तो उनकी गुणनफल का अंडर रूट निकाल दीजिए, आपको मध्य अनुपाती निकल जाएगा। क्लियर है? अगर आपको ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अगर आपको बीच वाला निकालना है, मध्य अनुपात निकालना है, तो इस तरीके से तो प्रोड्यूस करूँगा, 4 से कम में तो समानुपाती नहीं बनेगा। कहीं 4 से कम में समानुपात माना है? आप 3 नहीं प्रोड्यूस कर सकते, इट नॉट कॉल्ड प्रोपोर्शन। अगर आपको प्रोपोर्शन बनाना है तो 4 टर्म्स कंपलसरी हैं और बाह्य पद की गुणा इक्वल टू इंटरनल जो पद हैं, इंटरनल जो टर्म है, इंटरनल जो आइटम्स हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होनी चाहिए। तो मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या हुआ, कल से जब आप पढ़ेंगे तो सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी, दोनों की गुणा करो और अंडर रूट निकाल दो, आपको मध्य अनुपाती मिलने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम नेक्स्ट उस पर बढ़ें, तृतीय अनुपाती। पहले हम बता चुके, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तृतीय अनुपाती। देखिए अब मेरे पास ध्यान देने वाली बात है कि ए और बी ये है और इनका तीसरा चाहिए, तृतीयानुपाती चाहिए। तो भाई कंटिन्यू वो है, तो ये तृतीयानुपाती मतलब अगर मैं सी को 2 बार लूँ तो वो तीसरा नहीं होगा, तीसरा भी वही होगा, चौथा भी वही होगा। मतलब 2 ये हैं, इनके साथ एक तीसरा चाहिए, तो मुझे कंटिन्यूसली एफर्ट में क्या चाहिए, ए बी और बी के साथ तीसरा चाहिए सी। भाई 2 तो ये हैं, तो मैंने कंटिन्यू प्रोपोर्शन बना दिया तो ये बन गया। अब बाहर की बाहर गुना, अंदर के अंदर गुना, ए सी इक्वल टू बी स्क्वेयर। तो यहाँ से मुझे सी की वैल्यू चाहिए, तो बी स्क्वेयर ओवर ए, बी स्क्वेयर ओवर ए। अगर मुझे थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए, तृतीय अनुपाती चाहिए, तो मेरा बना बी स्क्वेयर ओवर ए, यानी दूसरे वाले को 2 बार गुना और पहले वाले से भाग मुझे लगाना है। समझ आ रहा होगा तृतीय अनुपाती हम कैसे कहते हैं। ठीक है, चतुर्थ अनुपाती आ जाए तो चतुर्थ अनुपाती को भी आप बहुत आसानी से कर लेंगे, ये तो आपने खैर पढ़ रखे होंगे, मास्टर क्लास आप हैं। चतुर्थ अनुपाती, अब चौथा प्रोड्यूस करना है इसमें, इसमें क्या करना है, चौथा। और वो चौथा कोई भी हो सकता है, वो पहला भी हो सकता है, तो ए बी सी और डी। ठीक है, चौथा चाहिए तो 2 की गुना, जो चौथा चाहिए उसके साथ वाले के वो जो उससे अपोजिट वाले 2 की गुना और उसके साथ वाले का भाग। चौथा कोई भी हो सकता है, ये आप समझ लीजिए। वही मैंने बाह्य पदों की गुणा मैंने लगाया क्या, बाह्य पदों की गुणा इक्वल टू मध्य पदों की गुणा, मध्य पदों की गुणा। ये मैं इसका बेसिक जानता हूँ। अगर मैं ये बेसिक जानता हूँ तो मैं सब चीज़ जानता हूँ, ये बात आप समझ लीजिए। अगर मैं ये बेसिक जानता हूँ तो मैं सब चीज़ जानता हूँ, ये समझ के चलिए। तो मैंने यहाँ से चतुर्थ अनुपाती ए डी मैंने माना तो डी को निकाल दी। कोई भी जो अब आपको लगे उसके साथ वाला नीचे आना है। ठीक है, मैं ए निकाल रहा होता तो डी नीचे आ जाता, मैं सी निकाल रहा होता तो बी नीचे आ जाता, मैं बी निकाल रहा होता तो सी नीचे आ जाता। मुझे ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस इस पर सीरीज हम लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए ये है 25 की पावर 2, अच्छा 2.5, 25 की पावर 2.5 और 5 की पावर 3 का समानुपात बताइए। का अनुपात समान है तो मतलब समानुपात चाहिए आपको। अनुपात समान है तो मतलब समानुपात चाहिए, अनुपात समान है तो अनुपात समान आपको निकालना है। तो अब आप देखिए कि कैसे करना है आपको। 25 की पावर 2.5 है, 5 की पावर वहाँ 3 है। आप अब ऐसे में कर क्या सकते हैं वो मुझे बताइए कि मैं कैसे कैसे इसको बेहतर कर सकता हूँ। चलिए बताइए जल्दी से आपका आंसर। 5 3 5 6 1 25 25 1, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। 25 की पावर 2.5 दिया हुआ है, 5 की पावर 3। देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आप उस चीज़ को बेस पर जाइए। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ और पावर कितनी 2.5। मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, मैंने इसको ऐसे लिख दिया।
5 की पावर 2 की गुना जाके हुई 5, 5 की पावर 3। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ पता है कि जो भी दोनों में कॉमन होता है तब तक मैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं लिखता जब तक वो दोनों में कॉमन न कट जाए। 5 की पावर 5 यहाँ, 5 की पावर 3 यहाँ, तो 5 की पावर 3 से मैं दोनों में भाग लगा देता हूँ। ठीक है, तो क्या बचा है, 5 की पावर 2 रेशो यहाँ 1, तो 25 रेशो 1 बन गया। आप उल्टा पुल्टा करने ना जाएं कि 25 को पहले 2 में तोड़ते हैं, ऐसे ऐसे बैठ के सोचते हैं 2 में, फिर 2.5 में, अंडर रूट लगाते हैं 0.5 का। ज़्यादा स्मार्ट बनना पेपर नहीं चाहता, पेपर चाहता है आप बेस जानिए। बेस ये कहता है कि अगर आपका ऐसा कुछ बेस है जो पावर में टूट सकता है तो उस पावर में तोड़िए, उसकी मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ा देंगे। ए की पावर एम एन हो तो ए की पावर एम एन बन जाता है। तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज करेंगे, ना कि उल्टा ना चलें। आप उल्टा ना चलें, हमेशा से इन क्वेश्चंस में क्या करें, बेस को प्राइम बना लें, बेस प्राइम बना लें। प्राइम मतलब अभाज्य, बेस को अभाज्य बना लें। जब तक ये 25 था इसमें ये भाज्य था, मैंने इसको क्या बनाया, अभाज्य 5 बना लिया, और तब मैं आगे की कैलकुलेशन करूँगा। क्लियर है, समझ आ रहा होगा कैसे हम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे। तो ये बहुत आसानी से आप कर रहे हुए। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 25 मतलब ये आपका 25 चौथा वाला आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, आगे उन्होंने क्या कहा वो समझिए। 4, 5, 2, 7, 3, 8 में सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। देखिए, बैकअप क्लास मैं फिर से कह रहा हूँ, आप स्टैंडर्ड क्लासेज या स्टैंडर्ड कोचिंग आप डाल के सर्च करेंगे और उसमें आप जाएंगे तो आपको बेसिक क्लास मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर ऐसे भी डाल के आप सर्च कर सकते हैं। स्टैंडर्ड क्लासेज के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड क्लासेज, इनमें सर्च करके आप कॉम्पिटिटिव मैथ्स सीरीज में जाएंगे और उसमें आप अनुपात समानुपात को पढ़ लीजिए तो आपको बहुत कुछ बेहतर मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो अब मैं आपको बड़ा छोटा पहचान देता हूँ। 4, 5, 2, 7, 3, 8 ऐसे लिख लीजिए, और छोटा चाहिए तो छोटे को रखेंगे, बड़े को कट कर देंगे। 7 चौक 28, 5 दूनी 10। देखो ऐसे करके इधर लिख दो और ऐसे करके इधर लिख दो, डीएनए संरचना बना दो। कौन सी संरचना, डीएनए संरचना बना दीजिए। तो ये बड़ा है तो भाई बड़े को कट कर देंगे। ठीक है ना, 5 दूनी 10, 7 चौक 28। अब इसमें करो 8 दूनी 16 और 7 तिया 21, बड़े को कट करना है तो ये गया। तो बचा कौन, 2/7। तो अनुपात छोटा कौन सा है, 2:7 जो है छोटा है। समझ आया। तो मतलब मुझे छोटा बड़ा कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और छोटे बड़े का जो मैंने कंसेप्ट आपको दिया है पीछे की क्लास में आपको पढ़ाया था, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मिश्रित अनुपात बताइए। 6, 5, 7, 9, 5, 2 का मिश्रानुपात। मिश्रानुपात मतलब मिश्रित अनुपात। तो पहले की गुना 6 गुना 7 गुना 5, दूसरे गुना 5 गुना 9 गुना 2। ठीक है, यही तो है। अब देखिए 5 से 5 तो दोनों में कट कर दूँ यहीं से, 3 से ये 2 बार और 3 से ये 3 बार और 2 से ये 2 कैंसिल। तो यहाँ से 7 और यहाँ से 3, 7 3 हो गया। कितना हो गया, 7 3 रेशो हो गया। 5 छिक्के 30, 5 दूनी 10 और 90, 30 सत्ते 210 और 90। तो उसको हम 30 से कट कर देंगे तो 210 7 से और 90 3 से। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, यानी पहले की गुना, फिर दोनों में जो कॉमन हो आप उसको कट कर दीजिए। क्या जरूरत है मुझे गुना करने की कि मैं गुना करने जाऊँ, जो मुझे दोनों में कॉमन दिख रहा है उसको मैं कट कर दूँ। समझ पा रहे हैं ना आप। मिश्रानुपात का मैंने क्या बताया था, मिश्रानुपात का बताया था कि फर्स्ट ऑल रेशो सेकंड ऑल, फर्स्ट ऑल की सेकंड ऑल के साथ रेशो बना दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे भी लिख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट ऑल प्रोडक्ट ऑफ सेकंड ऑल का रेशो बना दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। वो 2 दे रखे हों, 3 दे रखे हों, 4 दे रखे हों, 5 दे रखे हों, 6 दे रखे हों, मुझे घबराना ही नहीं है। अगर मुझे बेस आ जाए तो क्या 2 और क्या 50, मैं तो सबके लिए छापेमार युद्ध रखता हूँ। छापेमार युद्ध। चलिए इसको देखिए, क्वेश्चन बताइए। उन्होंने कहा यदि ए बी 4 3 बी सी 2 5 सी डी 3 2 हो तो ए बी सी डी के का मान बताइए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में बेटा कुछ भी नहीं है,
बच्चा आपको कुछ नहीं समझना है, एक चीज़ समझनी है कि जो जो डबल बार यूज हुए हों वो बीच में, तो ए और डी ही सिंगल है तो दोनों को कोने पर मोर्चा दे दीजिए और बी और सी को बीच में दे दीजिए। ठीक है, ए बी 4 3, बी सी फिर 2 5 और सी डी 3 2। ठीक है, पड़ोसी से उधार लें तो यहाँ 3 और यहाँ 3, इधर पड़ोसी से 2 इधर 5। क्लियर, इधर पड़ोसी से 3 इधर पड़ोसी से 3। अब देखिए 3 3 3 3 कट, इसके बाद 2 नहीं बनना है इसमें। अब गुना कर दी, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 8 6 15 10, 8 6 15 10, 8 6 15 10, कौन सा चौथा। मतलब आपको ये चीज़ समझने वाली है इस उसमें कि जिसके पास सिंगल हो, ए सिंगल है और डी सिंगल है, इनको मैं करूँगा लास्ट, पहला और लास्ट मोर्चा। जिन जिन को डबल काउंटिंग मिली है उसको हम बीच में रखेंगे। ठीक है ना, ये भी प्रधानमंत्री हो रहे हैं, जेड सुरक्षा के बीच में रहेंगे तो जेड सुरक्षा के बीच में आपको डालना है। समझ आ रहा है ना, कभी भी ये गलती ना करें। देखिए मैं अगर आपको एक चीज़ बता दूं कि कैसे, अगर मान चलो ए रेशो सी इक्वल टू ए रेशो बी ऐसे और बता दूं, एक साथ 2 3 है और आप ए बी सी ऐसे लिखते हैं, ध्यान से समझना। ए बी मैंने लिख दिया एक साथ, ए सी मैंने लिख दिया, सी की वैल्यू 3, ठीक है, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 2। अब मुझे ये बताइए कि मैं पड़ोसी किसको, इसका तो पड़ोसी आपको दिख रहा है 7 से 7, अब मैं इधर से पड़ोसी लूँ या इधर से पड़ोसी लूँ, बताइए ज़रा। अब मैं इधर से पड़ोसी लूँ या इधर से पड़ोसी लूँ तो मुझे हो जाएगा गलत। आप ये स्मार्ट बनते हैं ना कि मैं तो कुछ भी लिखूँगा कुछ भी करूँगा, या फिर आपको इतना एक्सेड है, आइडियोलॉजी समझनी पड़ेगी कि मैं किसको मिडिल करके किसको ले रहा हूँ। समझिए अब जरा, बताइए अब जरा। तो इसलिए मैं कहता हूँ मिडिल, या मिडिल नहीं करना चाहते तो आप समझिए, अगर मान के चलिए दोनों छोरों पर वो है तो इधर से इधर बढ़िए, इधर कुछ खाली होगा तो इधर से लेंगे, हमेशा ये रूल आप अप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से आप फिर उसको भरेंगे। जब इधर ना हो तब हम इधर से इधर चलते हैं, ना होने की कंडीशन में तो यहाँ 2 से भर जाएगा, तब तो ऐसा होगा। और देखिए 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 7 21, आपको ये मिला। और अगर मैं आपको अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग बताऊँ तो मैं क्या करूँ, मैं इस चीज़ को क्यों सोचूं कि किसको मैंने पड़ोसी मानना है। मैं ऐसे रख दूँ ना, ए को बीच में सी, बी यहाँ, सी यहाँ। देखिए एक और 7 को मैंने उल्टा कर दिया, 7 और 1, और इसको मैंने उल्टा कर दिया 3 और 2। अब पड़ोसी से उधार लीजिए, 1 का 1 और 2 का 2, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 3 एकम 3। देखो आ गया ना उल्टा पुल्टा, जो पहले तक क्या बना। ठीक है ना, देख लेना इस तरीके से कंडीशन। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि जो दोनों में हो उसको आप मिडिल कराएंगे, जो दोनों में हो उसको आप क्या कराएंगे, मिडिल कराएंगे, तब ही क्वेश्चन सही हो सकता है। वरना आप हमेशा से एक चीज़ समझ लीजिए कि आप गलती करेंगे, आप गलती करेंगे। पड़ोसी से उधार की परिकल्पना जो आपने की है वो पड़ोसी से उधार की परिकल्पना आप करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत हो किसी को तो बता दीजिए, नहीं होनी चाहिए दिक्कत। चलिए आगे बढ़ें, ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं आप। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वो कह रहा है यदि a बराबर b का 3/7, b बराबर c का 2/5 है तो a b c। कुछ नहीं है भाई, a बटे b 3/7, दूसरा b ओवर c 2/5, ये है। जिसका का है ना उसको नीचे ले आइए। तो अब a b c 3/7 2/5, पड़ोसी से उधार 7 2, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, और कोई तरीका ही नहीं। 6 14 35 ऑप्शन ये लीजिए। कुछ करना ही नहीं है इनमें, हम इतना क्यों सोचें कि इतना कुछ। भाई सीधी सी बात है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप एक बार में एक चैप्टर को पकड़ के बैठ जाइए और कह दीजिए कि तुझे 2 दिन के अंदर अंदर तेरे सभी क्वेश्चनों के सभी डाउट्स का हल हम ढूंढ लेंगे। जिद तो पकड़िए प्रैक्टिस करते समय। पेपर में तो आप जिद पकड़ते हैं टाइम बर्बाद करने के लिए, प्रैक्टिस में जिद पकड़िए ना कि यही शॉट मुझे खेलना है। और जब यही शॉट मुझे खेलने की आदत आपको आ जाएगी तब आप बेहतर कर पाएंगे। चलिए, और अपनी आइडियोलॉजी बनाइए। क्या करें, अपना खुद का आइडियोलॉजी बनाना पड़ेगा।
2a इक्वल टू 3b, देखिए ध्यान से समझिए, 2a इक्वल टू 3b, तो यहाँ से आप क्या समझे, a ओवर b 3/2। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ऐसे इसको a का ये और b का ये, ऐसे ऐसे बताते हैं बहुत लोग, तो हम ऐसे लिख लें 1 सेकंड में, उल्टा पुल्टा हो गया तो, और 4b इक्वल टू 7c, तो ऐसे आप लिख लीजिए, ये इसका और ये इसका, चलिए ऐसे भी सीख लीजिए। तो a b c, अब देखिए a का कितना 3, b का कितना 2, b का कितना 7, a का c का कितना 4, पड़ोसी से उधार 2, 7, 7 21, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 21 14 8, ABC 21 14 8, मतलब आपका 4th ऑप्शन क्लियर। आप अगर बेसिक को सीख गए, आप अगर बेसिक को सीख गए तो मैं आपसे कहता हूं कि आप बहुत कुछ सीख गए। बेसिक्स पर जो काम करता है उसको, चाहे ऑस्ट्रेलिया की पिच मिल जाओ, चाहे इंग्लैंड की पिच मिल जाओ, चाहे पाकिस्तान की मिल जाओ, चाहे इंडिया की मिल जाओ, चाहे न्यूजीलैंड की मिल जाओ, चाहे बांग्लादेश की, चाहे जिम्बाब्वे की, चाहे केन्या की, कहीं की मिल जाओ, जिसके बेसिक्स अच्छे वो चलेगा, जिसके बेसिक्स खराब वो नहीं चलेगा। T20 में भी बेसिक चाहिए, लगता है लोगों को बेसिक नहीं चाहिए, बेसिक चाहिए भाई, तो बेसिक तो हमेशा चाहिए। तो चलिए इसका बता दीजिए आप आंसर क्या कह रहे हैं। ए का 30%, 30, बी का 70%, ठीक है, परसेंट से परसेंट खत्म, इससे खत्म, ए इसके बराबर और बी इसके बराबर। चलिए बी का 10%, सी का 20%, ठीक है, 0 0 खत्म, तो सी 1 और बी 2। चलिए तो ए बी सी, ध्यान देने वाली बात, ए का कितना 7, बी का कितना 3, सी का कितना 1 और बी का कितना 2, पड़ोसी से उधार 3, पड़ोसी से उधार 2, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 14 6 3, 14 6 3, 14 6 3 ऑप्शन। आप बेसिक पर काम तो करिए, एक दूसरे का अपोजिट दे दीजिए उसको, ऐसे भी नहीं करना चाहते नहीं तो सी को ऐसे उठा लीजिए, एक को इधर ले जाइए, ये भी एक तरीका है, ठीक है, जैसा आपका मन करे, जैसा आपको अच्छा लगे। आप चाय को कप में ना पी के कटोरी में पीजिए, हमें क्या दिक्कत है, लेकिन भाई पीजिए, क्योंकि इंडियन कल्चर ये कह रहा है ना, सुबह सुबह चाय का सुट्टा। कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना है तो ऐसी हर चीज़ से दूरी बनाकर आप बढ़ाइए, वरना पेपर में तलब उठी। बहुत से मैंने स्टूडेंट देखे, ज़्यादा दिन तैयारी करते हो जाती है तो उन्हें एक आदत पड़ जाती है सुट्टा मारने की, सुट्टा समझते हैं ना, सिगरेट पीने की, तो वो फिर सिगरेट ढूंढते हैं, पेपर से पहले सिगरेट पी के 2 घंटे का तामझाम बना के जाते हैं। अरे भाई आप ऐसी आदत बना क्यों रहे हैं, क्यों बना रहे हैं आप ऐसी आदत जिससे आपको दिक्कत हो। चलिए बताइए इसका आंसर, क्वेश्चन आपके सामने है। एक त्रिभुज के कोण का मान का अनुपात 2 3 4 है, सबसे छोटे कोण का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज में 2 3 4, तो छोटा तो आपको दिख ही रहा है 2 वाला होगा। आपने एक चीज़ पढ़ी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 2 3 5 5 4 9, 9 बराबर किसके 180 के, 1 बराबर किसके 180/9, कितना 20, 1 बराबर कितना हो गया 20 हो गया। आपको चाहिए सबसे छोटे कोण का मान, तो सबसे छोटा कोण मैंने आपको पहले ही बता दिया 2, 2 चाहिए तो 2 गुना 20, और 20 दूनी कितना हो गया 40, 20 दूनी कितना हो गया 40, आपका ऑप्शन कितना हो गया 40। क्लियर में आप समझिए, अगर आपने अपने आप को इस तरह से ढाला, अगर आपने अपने आप को साधा, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। आपको पल पल चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। अब आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ही नहीं पता होगा, क्या इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। एग्जामिनर चाहता है कि आप बेस चीज़ें रखिए, आप बेस पर अब काम करिए बेटा, और बेस जिसका बिगड़ा उसका कोई भी बचावा नहीं है, ठीक है, तो बेस पर आप काम करिए। चलिए आज आपकी क्लास थोड़ी शॉर्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आज आपकी क्लास में इतने में ही विदा लेते हैं। अनुपात और समानुपात की बैकअप क्लास के लिए आप जो है क्या सर्च करेंगे, स्टेनर। और देखिए भैया मंजिल बहुत बहुत मोटिवेशन मार्केट में है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, हौसलों से उड़ान होती है, ऐसा कुछ भी। मैं कहता हूँ आपको अपनी मंजिल दिखनी चाहिए। आपको अगर अपनी स्थिति दिखाई दे रही है ना, तो आप ज़रूर तैयारी में बेहतर करेंगे। और मैं हमेशा से कहता हूँ बैकअप क्लास के लिए मेरी अनुपात समानुपात क्लास को जाकर चेक कर लें और आप तैयारी बेहतर करें। तो चलिए आज इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं
और बने रहिए स्टर्नर क्लासेज, स्टर्नर कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर। क्लासेज इसका नाम कर दिया गया है, स्टर्नर कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर। तो आपकी इसी तरीके से प्यार और आशीर्वाद बना रहे। तो चलिए आप तैयारी बेहतर करें। क्लास CISF की कंटिन्यूसली आपके बीच में हम लेकर हाजिर होते हैं, वह पूरी टीम के साथ। तो चलिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तैयारी करते रहें, आप बढ़ते रहें और हमें भी इतना ही प्यार आप देते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।